वेलकम बैक इन एस क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग स्केलर या डॉट प्रोडक्ट के सेकंड पार्ट में कुछ और क्वेश्चंस हैं, उसको देख लेते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो शुरू किया जाएगा कार्टेशियन ये क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है एनसीईआरटी का कि इफ़ वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप b इक्वल्स टू -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एंड c इक्वल्स टू 3i कैप प्लस j कैप आर सच दैट वेक्टर a प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी वेक्टर दिया जा रहा है, वो चाहे प्लस के रूप में हो, माइनस के रूप में, मल्टीप्लाई डिवाइड के रूप में, चाहे जिस रूप में हो, अगर वो वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब कि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निश्चित रूप से 0 होगा। तो यहाँ भी हम वही चलेंगे, वेक्टर ए दिया हुआ है प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी की बात कर रहा है तो प्लस वेक्टर ए का वैल्यू लिख लिए, इसके बाद प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी का जो दिया हुआ वैल्यू लिख लिए। इसके बाद इस टर्म को सिंपल कर दीजिए। तो सिंपल करने में क्या है कि लैम्डा से इस सबको मल्टीप्लाई करके या सबको सीधा जोड़ते जाना है। तो ये हो जाएगा आई के साथ करेंगे तो इसका 2, इसका लैम्डा इंटू -1 तो माइनस लैम्डा हो गया आई में। फिर जे के लिए करेंगे तो ये 2 और यहाँ पर 2 है तो 2 इंटू लैम्डा तो 2 लैम्डा हो गया, प्लस में इंटू जे हो गया, फिर प्लस यहाँ 3 है और यहाँ लैम्डा से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा लैम्डा हुआ, तो 3 प्लस लैम्डा इंटू के। तो ये हमारा वेक्टर हो गया कौन, वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी। अब कह रहा है कि यही वेक्टर सी के परपेंडिकुलर है, तो हमने लिखा कि सिंस वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, तो देयरफॉर इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 होना चाहिए। क्लियर है। तो अब वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी के जगह पर जो आप वैल्यू निकाले हैं इसको लिख दीजिए यहाँ तक, फिर डॉट। अब वेक्टर सी का वैल्यू दिया है 3i कैप प्लस जे कैप इक्वल्स टू 0 होगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या देखें हैं कि i को i से मल्टीप्लाई करना है, j को j से। तो यहाँ 3 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और माइनस लैम्डा 3 से करेंगे तो -3 लैम्डा हो गया। फिर प्लस जे में यहाँ 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 2 लैम्डा हो गया। और यहाँ k है, इसमें k है ही नहीं तो k नहीं है, इसका मतलब कि k 0 हुआ। तो 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया। इस सब का वैल्यू 0 के बराबर होगा। अब इक्वेशन मिल गया तो हल करेंगे यहाँ पर तो 6 और 2 मिलकर के 8 हो गया, -3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा मिलकर के माइनस लैम्डा हो गया इक्वल्स टू 0, यानी लैम्डा का वैल्यू हो गया आपका 8। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से दिया हुआ है आपको 11 नंबर में कि शो दैट मोड वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस मोड वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू मोड वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी माइनस मोड वेक्टर बी इंटू ए फॉर एनी 2 नॉन जीरो वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इसमें भी 2 वेक्टर दिया गया है, कह रहा है कि दिखाइए कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो हम परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे, पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो आपका पहला वेक्टर ये दिया हुआ है प्लस सिंबल के साथ और वही सब चीज़ दिया हुआ है यहाँ माइनस सिंबल के साथ। तो दूसरा वेक्टर ये हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 0 आ जाता है तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो देखिए इस टर्म को बारी बारी से सबसे मल्टीप्लाई करना है, फिर इस टर्म को भी उठा करके बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है, जैसे अलजेब्रिकली आप करते हैं। तो देखिए वेक्टर ए का मोड है, वेक्टर ए का मोड है, मल्टीप्लाई करेंगे तो मोड वेक्टर ए का स्क्वायर हो गया। और फिर बी इंटू बी, तो आप जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू मोड वेक्टर ए का स्क्वायर होता है। तो वैसे ही वेक्टर बी और डॉट वेक्टर बी करेंगे तो मोड वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा टर्म हो गया है मोड वेक्टर ए स्क्वायर इंटू मोड वेक्टर बी स्क्वायर। फिर इसी से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो ए और बी, तो ये हो गया मोड वेक्टर ए इंटू मोड वेक्टर बी। और फिर एक है बी और डॉट में फिर ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए भी लिख सकते हैं, चाहे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ आज जानते हैं कि होल्ड करता है। तो हमने सजा करके लिख दिया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी।
अब इस पहले टर्म से इस सबका हो गया मल्टीप्लाई, तब दूसरे टर्म से देखिए इससे इसको करेंगे, फिर वही बात सजा करके लिख दिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू मोड डॉट वेक्टर, ये मोड वेक्टर ए इंटू मोड वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और इसके बाद इस टर्म को इससे करेंगे तो मोड वेक्टर बी का स्क्वायर होगा, ए इंटू ए करेंगे ए डॉट ए करेंगे तो मोड वेक्टर ए का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म भी कट गया, एगो प्लस एगो माइनस है तो इसका सम कितना हुआ 0 और 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दैट वेक्टर। तो इस तरीके से आपका प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। इसी तरीके से 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू 0 and vector a dot vector b equals to 0 then what can be concluded about the vector b। इसको हमने बनाया नहीं है, ये सिंपल सी सोचने वाली बात है कि आप लिख सकते हैं कि वेक्टर a डॉट वेक्टर a इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज मोड वेक्टर a स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो इम्प्लाइज मोड वेक्टर a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी वेक्टर a एक जीरो वेक्टर हो गया। तो जब मोड वेक्टर a 0 हो गया तो फॉर एनी वेक्टर b वी गेट मोड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0, क्या कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 होगा, क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मतलब हुआ कि मोड ए इंटू मोड बी इंटू कॉस थीटा। तो मोड वेक्टर ए का वैल्यू तो आपका 0 पहले ही दिखा दिए हैं, ये पहले दिखा दीजिएगा कि मोड वेक्टर ए इक्वल्स टू 0 आता है। तो देयरफॉर अब मोड वेक्टर ए इंटू मोड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा करेंगे तो 0 इंटू मोड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, ये सब 0 हो जाएगा, यानी बी आपका कोई भी वेक्टर हो सकता है, सबके लिए 0 होगा क्योंकि वेक्टर ए 0 हो गया है। तो यही बात आपको लिख देना है कि मोड वेक्टर ए पहले निकाल दीजिएगा 0 और तब लिखते हैं कि देयरफॉर वेक्टर ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 इंटू वेक्टर बी इक्वल्स टू 0, यानी बी में बी एनी वेक्टर। फिर 13 में कह रहा है कि वेक्टर ए बी सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स टू 0 वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि वेक्टर ए बी और सी यूनिट वेक्टर हैं, इसको सिंस भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर तीनों का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा, तो मोड वेक्टर ए इक्वल्स टू मोड वेक्टर बी इक्वल्स टू मोड वेक्टर सी इक्वल्स टू 1 यूनिट हो गया। अच्छा, अब ये दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी, तो हम लोग एक डायग्राम रफ बना सकते हैं चाहे तो यहाँ वेक्टर ए ले लिए, यहाँ से वेक्टर बी ले लिए, ये वेक्टर सी ले लिए, ऐड करना है तो इस टाइप से बनेगा। और ये सब का लेंथ बराबर है, ये वेक्टर और ये तीनों बराबर हैं, 1 1 है। तो अब ऑल दी 3 वेक्टर्स मेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो सब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, क्या है कि तीनों का साइड बराबर है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि अंदर में तो एंगल जो होता है ये वाला एंगल तो ये 60 डिग्री होता है, लेकिन हमको ये जैसे मान लीजिए कि एंगल तो हमारा 60 डिग्री होगा, लेकिन जब हम पूछ रहे हैं कि थीटा क्या होगा यहाँ पर, जैसे ए डॉट बी में लिखेंगे तो वेक्टर ए मोड वेक्टर ए इंटू मोड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। तो थीटा मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो इस केस में आप देखेंगे कि कहीं भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो हम लोग रूल में पहले पढ़े हैं कि उसको को इनिशियल बनाना है। तो जैसे ए और बी के बीच में निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इस बी वेक्टर को यहाँ लाएंगे, आप बी वेक्टर को जब इधर से लेकर के बनाएंगे तो ये एंगल आपका हो जाएगा 120 डिग्री, यानी कहीं भी दो वेक्टर के बीच में एंगल आपको 120 डिग्री मिलेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। इस केस में तो देखिए लिख देते हैं कि ऑल दीज 3 वेक्टर्स मेक एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयरफॉर द एंगल बिटवीन एनी 2 वेक्टर्स इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 120 हो गया। तो अब ए डॉट बी निकाल लीजिए कितना होगा, तो मोड वेक्टर ए इंटू मोड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, तो है 1 होगा, ये भी 1 होगा, और कॉस थीटा का मतलब क्या होगा, कॉस 120 डिग्री। तो 1 इंटू 1 तो सब 1 हो गया, कॉस 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है, आप जानते हैं। तो ए डॉट बी का वैल्यू, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू आ गया -1/2। इसी तरीके से बी सी भी से रिलेटेड हैं, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी या चाहे वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू फिर -1/2 आएगा।
तो अब हमको निकालना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। तो इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये -1/2 प्लस -1/2 प्लस -1/2 तीनों को ऐड कर देंगे तो -3/2 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं कि यहाँ पर थीटा का वैल्यू इक्विलेटरल ट्रायंगल उनके दिमाग में आता है बस 60 डिग्री ले लेते हैं। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि थीटा का वैल्यू यहाँ 60 नहीं होगा, 120 होगा, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल जब भी निकालना हो तो पहले दोनों वेक्टर को को इनिशियल फॉर्म में लिखना ही होगा। अब इसके बाद है 14 नंबर। ये कह रहा है कि इफ आइदर वेक्टर ए इक्वल्स टू 0 वेक्टर और वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 वेक्टर देन वेक्टर ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। तो देखिए इसमें कह रहा है कि वेक्टर ए 0 हो या वेक्टर बी 0 हो तो उस केस में ए डॉट बी तो 0 होगा ही। क्यों? तो ए डॉट बी के डिफिनीशन में आप जाने, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के डिफिनीशन में आप जाने हैं कि मूड वेक्टर ए इंटू मूड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। तो यानी ए के मूड पर भी डिपेंड करता है, बी के मूड पर भी डिपेंड करता है, कॉस थीटा पर भी डिपेंड करता है। तो ए और बी का मूड अगर 0 होगा तो प्रोडक्ट 0 आएगा ही। लेकिन कह रहा है कि अब कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। तो कन्वर्स का मतलब क्या होता है, आप पहले पढ़ चुके हैं बहुत सारे थ्योरम में, रूल्स में, कि कोई स्टेटमेंट अगर इफ़ ए देन बी टाइप का हो तो उसका कन्वर्स होता है इफ़ बी देन ए। यानी पहला स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट एक दूसरे के जगह पर एक्सचेंज कर दिए जाते हैं तो वही स्टेटमेंट कन्वर्स स्टेटमेंट कहलाता है। तो अब इसका कन्वर्स क्या होगा, तो इसका कन्वर्स होगा कि इफ़ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 देन आइदर वेक्टर ए इक्वल्स टू 0 और वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। तो यही दिखाना है कि ये बात सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि हम लिखेंगे आप कि वी नो दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वी नो दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू मोड वेक्टर ए इंटू मोड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। तो देयरफॉर if vector a dot vector b equals to theta equals to 0, it means any one value of mode vector a, mode vector b और cos theta, तीनों में से कोई भी एक 0 हो सकता है तो रिजल्ट मिल जाएगा। तो मोड वेक्टर ए और बी के 0 होने की बात तो कह रहा है, लेकिन cos थीटा के 0 होने की बात नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा वेक्टर ए का मोड 0 नहीं हो, वेक्टर बी का भी 0 नहीं हो, यानी वेक्टर ए और बी दोनों नॉन जीरो वेक्टर हों, लेकिन अगर cos थीटा का वैल्यू 0 हो जाए, यानी दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, तो उस केस में भी आपका a डॉट बी 0 हो जाएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा कन्वर्स सही नहीं हुआ। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाना है। तो वेक्टर a के रूप में कोई एक वेक्टर मान लीजिए और वेक्टर b के रूप में भी कोई एक वेक्टर ऐसा मानिए जो इसके परपेंडिकुलर हो। तो आई जे के किसी भी एक कंपोनेंट को चेंज कर दीजिएगा तो आपका परपेंडिकुलर वेक्टर ले सकते हैं। आप तब दिखा दीजिएगा कि ए डॉट बी का मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है। जब दोनों परपेंडिकुलर होगा तो निश्चित रूप से 0 होगा, तो 0 आएगा। लेकिन मोड ऑफ ए निकालिएगा तो वो 0 नहीं है, मोड ऑफ बी निकालिएगा तो वो 0 नहीं है। तो इससे ये स्टेटमेंट वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा। अब इसके बाद है 15 नंबर में कि इफ़ द वर्टिसेज ए बी एंड सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर इतना 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 तीनों दिया गया है रेस्पेक्टिवली, तो देन फाइंड एंगल ए बी सी। तो अब हमेशा याद रखना है कि ए बी सी तो दिया गया है और आपको उसका वेक्टर एंगल ए बी सी निकालना है। तो आइए देख लेते हैं कि ए बी सी कैसे निकलेगा। तो बेसिकली इसमें समझना ये है कि ए बी सी एंगल जो बनेगा वो वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी से बनेगा। तो आइए हम लोग इसका फिगर बना करके तब इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि द वर्टिसेज ए बी एंड सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर 1 2 3 -1 0 0 एंड 0 1 2 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड एंगल ए बी सी। तो यहाँ हिंट दे भी दिया है कि एंगल ए बी सी इज द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर बी ए एंड वेक्टर बी सी। आप इसको ट्रायंगल के फॉर्म में बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कि जैसे
ए का एक दे दिए, बी का दे दिए, सी का दे दिए, तीनों का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है लिख दिए एक ट्रायंगल बना करके। गिवन है कि ए इक्वल टू इतना है, बी इक्वल टू इतना है, सी इक्वल टू इतना है। तो अब ओ एक ए बी सी का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम पोजीशन वेक्टर आराम से निकाल सकते हैं आई जे के लगा करके। तो ओ ए हो जाएगा आई कैप, 1 आई कैप लिखते, 1 नहीं लिखते हैं तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ओ बी हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस 0 0 है तो ये तो ख़त्म हो गया। इसके बाद सी में भी ये 0 ख़त्म हो गया, आई वाला जे वाला में बन जाएगा जे या प्लस 2 के। तो ये ओ ए ओ बी और ओ सी के पोजीशन वेक्टर हो गए। तो अब हम इसको साइड निकालें तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमको ए बी सी निकालने के लिए कर रहा है। तो ये बी सी जो एंगल होगा, ये वाला एंगल हमको पूछा जा रहा है, थीटा है, ये पूछा जा रहा है कि कितना है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो एंगल होगा तो यहाँ से स्टार्ट होने वाला हमको 2 कोइनिशियल वेक्टर चाहिए। तो एक वेक्टर हमको ये चाहिए और एक वेक्टर ये चाहिए। तो क्लियर हो गया कि ये जो एंगल होगा हमारा, वो एंगल किसके किसके बीच में होगा, तो वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी के बीच में होगा। तो हम लोग बी ए को निकालेंगे। तो बी ए को निकालने का तरीका क्या है, ये आपको पता है कि वेक्टर में से किसी भी 2 पॉइंट के बीच का वेक्टर निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बाद वाले पॉइंट के वेक्टर पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को माइनस करते हैं। तो हमको बी ए निकालना है तो ए का पहले पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो बी का माइनस करेंगे, ए वाला लिख दिए और माइनस बी वाला लिख दिए। इसके बाद माइनस करेंगे तो ये तो ज्यों का त्यों हो गया है, यहाँ पर माइनस माइनस है तो प्लस आई हो गया, सीधा कर दिए तो 2i प्लस 2j प्लस 3k। और बी सी निकालेंगे तो फिर उसी तरीके से सी का पहले या बी का बाद में, तो सी का ये लिख लिए, बी का लिखे ही, तो आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको सीधा कर दिए तो i प्लस जे प्लस 2k कैप हो गया। अब इसके बाद अगर हमको ए बी सी थीटा एंगल मान लेते हैं तो क्या होगा कि वेक्टर बी ए डॉट वेक्टर बी सी का वैल्यू क्या आएगा, मोड वेक्टर बी ए इंटू मोड वेक्टर बी सी इंटू कोस थीटा आएगा। तो बी ए का ये दिया हुआ है हमारा, ये निकाले थे जो बी ए का ये वैल्यू और बी सी का जो निकाले थे ये, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो इक्वल टू कितना होगा बी ए का मोड। तो इसमें जो जो कंपोनेंट है उसका मोड निकाल लीजिए, रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इसका, और फिर इनटू दूसरे वाले का निकालेंगे तो रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आई इंटू दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो कोस थीटा हो गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए तो सिंपली आप जानते हैं कि आई वाले को आई से, जे वाले को जे से, के वाले को से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 2 इंटू 1, फिर यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो 2 इंटू 1 2, और फिर यहाँ 3 है 2 है तो 3 2 जा 6, सबको ऐड कर देना है। इधर करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 2 2 जा 4, फिर ये 2 2 जा 4 और प्लस 3 3 जा 9, तो 4 और 9 मिलकर के 17 हुआ, तो रूट अंडर 17 हो गया। फिर यहाँ 1 प्लस 4 तो ये रूट 6 हो गया कॉस थीटा। तो आप सिंपल करेंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू 10 बाई रूट अंडर 102 आ जाएगा। तो थीटा हमको निकालना है तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा कॉस इन्वर्स 10 बाई रूट अंडर 102। तो यानी जो एंगल हम निकालना चाहते हैं एंगल ए बी सी इक्वल्स टू कितना आएगा, तो कॉस इन्वर्स 10 बाई रूट अंडर 102। यही आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है हमको ये 16 नंबर, तो 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो इसमें सिंपल बात है कि ज़्यादा आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर ए बी सी कह रहा है कि कोलिनियर है, तो आपको क्या करना है कि पहले ए बी का वैल्यू निकाल लीजिए, बी सी का वैल्यू निकाल लीजिए और ए सी ए का वैल्यू निकाल लीजिए, मतलब 2 पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लीजिए और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो अगर मैग्नीट्यूड निकालने पर 2 जो छोटे मैग्नीट्यूड आएंगे किसी 2 वेक्टर के, वो अगर तीसरे वाले मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाता है तो वो आपका कोलिनियर पॉइंट हो जाता है। एग्जैक्टली सेम इसी टाइप का एग्जाम्पल दिखाया है यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 21 में भी, तो उसको फॉलो भी कर सकते हैं। लिखने के लिए ज़्यादा कुछ लिखना ही नहीं है। वी है ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, ए सी निकालिए, चाहे सी ए निकालिए और तब तीनों का अलग अलग मोड निकालिए। और मोड में आप देखिएगा कि 2 जो छोटे मोड आ रहे हैं
वो तीसरे मोड के बराबर है तो उस कंडीशन में वो तीनों कोलिनियर हो जाएंगे। बस उसका इंट लीजिएगा, अगर दिक्कत हो तो, नहीं तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि शो दैट द वेक्टर्स 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप एंड 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप फॉर्म द वर्टिसेज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे सिंपल रूल आप क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम वाला, कि दो गो छोटे साइड के स्क्वायर का सम सबसे बड़े वाले साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप पहले जो 3 पॉइंट दिए गए हैं तो एक को हमने OA मान लिया, एक को OB मान लिया और एक को OC मान लिया, हो गया। अब इसके बाद वेक्टर AB निकालेंगे तो क्या करेंगे, B में से A के पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे तो B का A आया है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, हो गया, इतना आया। फिर BC निकालना है तो बाद में C है तो C के पोजीशन वेक्टर में से B के पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे तो माइनस करने पर हमारा ये आया। C और CA निकालना है तो A के पोजीशन वेक्टर में से C को माइनस करेंगे तो हमारा ये आ गया। माइनस करने में आपको यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे देखिए I वाले को I में से करना है तो I का यहाँ कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पर माइनस के साथ मिला तो -2 हो गया, तो 1 - 2 तो कितना होगा -1, I के साथ लगा दिए। फिर यहाँ -3 है J के साथ और माइनस ये है और माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 या +1 तो -2 बचेगा J के साथ। फिर K में है कि -5 और यहाँ माइनस है प्लस है तो प्लस माइनस मिलकर के -1 हो जाएगा, तो -5 और -1 तो -6 हो जाएगा। और इसी तरीके से इन तीनों का निकाल लेंगे आप। इसके बाद मोड निकालिए तो AB का मोड कितना होगा, तो √(-1) का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, इसको सीधा कर दिए तो 1 + 4 + 36 यानी √41 आ गया। अब यहाँ पर BC का निकालना है तो BC का भी मोड निकालेंगे तो √2² प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, यहाँ सब -1 ले लिए तो अब कितना हो गया 4, ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, तो √6 हो गया। अब मोड वेक्टर CA निकालेंगे तो कितना होगा, CA के लिए -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हुआ 1 + 9 + 25, तो ये √35 हो गया। अब इसके देख रहे हैं यहाँ पर सीधे कि ये और ये दोनों छोटे वैल्यू हैं, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं तो इसका 6 आएगा, इसका 35 आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 41 आएगा, तो इन दोनों का सम इसके बराबर मिल जा रहा है। तो बस सीधे आपको वही दिखा देना है कि देयरफॉर मोड वेक्टर BC का स्क्वायर प्लस मोड वेक्टर CA का स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, 6 + 35 = 41 एंड AB का स्क्वायर निकाले तो ये भी आपका हो गया 41, तो ये दोनों स्क्वायर का सम इसके बराबर हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर मोड वेक्टर AB का स्क्वायर = मोड वेक्टर BC स्क्वायर प्लस मोड वेक्टर CA स्क्वायर। तो जब ये पाइथागोरस थ्योरम को पूरा कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, और जब ABC राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि A, B एंड C आर द वर्टिसेज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरीके से आपका ये 17 नंबर पूरा हो गया। अब एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप दिया है कि वेक्टर A इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड A एंड लैम्डा इज ए नॉन जीरो स्केलर, देन लैम्डा इंटू वेक्टर A इज ए यूनिट वेक्टर इफ। तो यूनिट वेक्टर कब होगा, जब लैम्डा का वैल्यू हमको यहाँ पर निकालना है। तो लैम्डा इंटू वेक्टर A का मतलब यूनिट वेक्टर हो रहा है, तो इसका मतलब कि यूनिट वेक्टर का तो वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पर कह रहा है कि नॉन जीरो वेक्टर है, तो अब A का वैल्यू क्या होगा, यूनिट वेक्टर इफ। तो इसमें 4 को कंडीशन दिया गया है, तो लैम्डा A = 0, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि लैम्डा = 0 होगा तो वेक्टर A का वैल्यू आएगा। वेक्टर A दिया हुआ है कि आपका नॉन जीरो वेक्टर है, तो नॉन जीरो वेक्टर का मतलब वो यूनिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में पहला वाला कंडीशन और दूसरा वाला कंडीशन में आप देख रहे हैं कि पहला वाला में सेम हो गया वेक्टर A, तो यूनिट होना कंपलसरी नहीं है। दूसरे में माइनस वेक्टर आएगा, वो भी कंपलसरी नहीं है। सी में देख रहे हैं कि मोड वेक्टर माने A का वैल्यू आएगा मोड लैम्डा, तो ये भी नहीं हो पाएगा। लास्ट वाला आपका D होगा, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं वेक्टर A का वैल्यू जब लैम्डा रखेंगे ना
तो ए का मतलब 1/λ जब होगा तो लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद आपका यूनिट वेक्टर मिल सकता है। तो ये डी आपका कंडीशन सही होगा। और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट की बात देखेंगे। तो आप इससे RS अग्रवाल या अदर साइड बुक जो बना रहे हैं उसमें भी स्केलर प्रोडक्ट के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो आप उनको बना लीजिए। अगर कोई साइड बुक के क्वेश्चन को आपको बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप व्हाट्सएप के जरिए या फिर कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं क्वेश्चन, हम उसका सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। तब तक आप वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल को देखिए। चैनल को आप नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।